हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की परमाणु नीति को, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये आप तक पहुंचा है किसी पीडीएफ फॉर्म में, किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, तो आप यहां पर जो नीचे लिंक देख रहे हैं इस पर सिंपली टैप कर आप डायरेक्टली इस वीडियो को YouTube पर लाइव देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। इसके बहुत सारे बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो भी एजुकेशनल डेटा हम पढ़ाते हैं, जिस भी पीडीएफ से पढ़ाते हैं, जो भी गूगल लिंक है, टेक्स्ट फॉर्म है, ये सब आपको यहाँ पर एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपकी बुक का जो 3rd चैप्टर है, जो अब अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका 3rd चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, उसके एक सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जल्दी से देख लेते हैं एक बार सिलेबस को, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर भारत के विदेश संबंधों में हमने ये दोनों टॉपिक्स, यानी कि अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंध और अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध, इन्हें हम YouTube पर डिस्कस कर चुके हैं। इसका लाइव वीडियो आपको YouTube पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम। तो चलिए क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपकी जो समझ है, आपका जो ज्ञान है, उनमें किन किन चीजों का विकास होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे भारत के पहले और दूसरे परमाणु कार्यक्रम को, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो इसी लेक्चर में हमने 2 पॉइंट्स और हैं जिन्हें इंक्लूड किया है। उनमें सबसे पहला है एनपीटी और दूसरा है सीटीबीटी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक भी जो हैं आपके सिलेबस की बात करूं तो वहां पर अवेलेबल हैं और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को भी मैंने भारत के परमाणु कार्यक्रम वाले टॉपिक में ही ऐड ऑन किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रमुख बिंदुओं से, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो और पहले बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो मई 1974 में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था, उनके शासन काल में किया गया था। तो यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएं। तो यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय संघ है, उन्होंने कई बार ये कहा कि भाई भारत ने ऐसा कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, उनके पास कोई ऐसा परमाणु हथियार नहीं है। तो लेकिन यहां पर आप एक गाना ध्यान रखेंगे, जो गाना क्या है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें शाबाश। अब आगे की लाइन आपको पता है, मैं लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा। तो यहां पर भी इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब हमें मौका मिलेगा, जब हमारी जरूरत होगी, तो हम दिखा देंगे कि हमारे पास परमाणु हथियार है या नहीं है। तो देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि कब हुआ। तो कब हुआ, तो जी 1974 में हुआ। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसके शासन काल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, किसके शासन काल में हुआ। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, किसके शासन काल में हुआ, तो इंदिरा गांधी के शासन काल में हुआ। और यहां से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है कि इस परमाणु परीक्षण को किस नाम से जाना गया।
तो इस परमाणु परीक्षण को जाना गया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, यानी कि ये क्या है, इसका एक कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अब मुझे लगता है कि आप देने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और इसी के बाद जो है वो पोखरण 2 के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया और ये किया गया मई 1998 में। तो यहां से भी देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1998 में हुआ। कहां पर हुआ, तो देखिए पोखरण की बात कर रहे हैं, तो पोखरण कहां पर है हमारा, तो पोखरण कहां पर है स्टूडेंट्स, पोखरण है राजस्थान में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही परमाणु परीक्षण हैं ये कहां पर हुए हैं, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में हुए हैं, इसीलिए इसे पोखरण रेंज भी कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो क्या कह रहा है, जो कि पोखरण 2 से ही रिलेटेड है। तो भारत ने 13-14 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। तो कितने किए थे, दूसरे वाले में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और इस कदम के साथ ही दुनिया में भारत की जो है वो एक धाक जम गई, भारत का एक लोहा माने जाने लगा। क्योंकि अभी तक केवल ये माना जाता था कि जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वह केवल विकसित देश हो सकते हैं, या जो दूसरे वर्ल्ड वॉर में जीते हैं केवल वही हो सकते हैं। लेकिन भारत ने इसका डेवलपमेंट कर इसका निर्माण कर दुनिया को यह बता दिया कि भारत भी इस रेस में कहीं पर भी पीछे नहीं है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। उस समय की बात कर रहे हैं 1998 या 1974 की बात कर रहे हैं, जिसने परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और वर्तमान समय की बात करूं तो भारत ने अभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसकी विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो हम अपनी आगे की स्लाइड में करेंगे, जहां पर हम एनपीटी और सीटीबीटी को डिटेल्ड में समझेंगे। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। तो देखिए अब नींद क्यों उड़ा दी थी, पहले तो हमें यह समझना है कि अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों नींद जो है वो उड़ गई थी। क्योंकि इस समय तक जो देश परमाणु शक्ति संपन्न थे वह केवल विकसित देश ही थे, और दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा था जिसके पास अब परमाणु हथियार भी था। इसीलिए विश्व समुदाय की, विश्व बिरादरी की जो नींद है वो उड़ चुकी थी। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि इन परीक्षणों के कारण विश्व बिरादरी ने, विश्व समुदाय ने भारत पर कई तरीके के प्रतिबंधों को भी लगाया था। तो देखिए प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, प्रतिबंध लगाने से केवल इतना हुआ कि भारत का जो विकास था, जो परमाणु ऊर्जा के कारण और ज्यादा तेजी से हो सकता था, उसकी गति में क्या आई, कमी आई। और इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से क्या कहा कि भारत जो है वो एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है वो इंडिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम के आरंभ से ही स्टार्ट कर दी थी, जो कि भारत की परमाणु नीति का एक प्रमुख स्तंभ कहिए या एक प्रमुख हिस्सा जो है वो रहा है। और इसी के चलते भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति का निर्माण किया। तो देखिए यहां से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत ने अपनी परमाणु नीति जो है वो किस वर्ष बनाई, तो आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, 2003 में भारत ने अपनी परमाणु नीति जो है उसका निर्माण किया। तो आई होप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, अब आपको मिल चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं वहां पर तो आप इन्हें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम की। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर होमी जहांगीर भाभा, देखिए अभी एक मूवी भी आई थी उनमें भी इनका जिक्र मिलता है आपको। तो होमी जहांगीर भाभा जो थे उनके नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम की भारत में क्या की गई, शुरुआत की गई।
और साथ ही साथ कह सकते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते थे, और उनका ये विचार था कि परमाणु का जो उपयोग है वो सैन्य कामों में नहीं होना चाहिए। ये किसकी राय थी? ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उनकी राय थी। और इसी कारण जो भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का डेवलप किया गया, जो विकास किया गया, तो आरंभ में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को सिर्फ असैन्य उपयोग तक ही सीमित रखा गया था। यानी कि हम जो है इसका उपयोग केवल ऊर्जा के उत्पादन में करेंगे, सैन्य क्षमता के रूप में इसका जो उपयोग है वो नहीं किया जाएगा। इसी में हम आगे देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी, तो भारत को भी अब इस दौड़ में आगे जाना ही पड़ेगा। 1962 की बात करें तो 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध आदि घटनाओं के पश्चात भारत को अपनी नीति में बदलाव के लिए विवश होना पड़ा। तो देखिए, पहले जो हमने सोचकर बनाया था वो क्या सोच के बनाया था कि इसका उपयोग जो है वो असैन्य कामों तक ही किया जाएगा, लेकिन जब हमारे आसपास की सराउंडिंग में युद्ध हो रहे हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, परमाणु हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत की जो जिम्मेदारी है वो सुरक्षा की नीति से बदल जाती है, और यहाँ पर अब भारत भी जो है उसे सैन्य प्रयोग के लिए आवश्यक मानने लगा। और इसी कारण भारत ने जो है वो अपनी परमाणु ऊर्जा को विकसित किया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम से रिलेटेड है, और इस प्रकार भारत ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव के साथ भारत ने पोखरण ने वर्ष 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया, जिसे हम अपनी पिछली स्लाइड में भी देख और समझ चुके हैं। यह परीक्षण इसलिए भी आवश्यक था कि वर्ष 1965 के पश्चात, यानी कि 1965 के अगर हम बाद की बात करें, तो ऐसे देश जो परमाणु शक्ति संपन्न थे उनको छोड़कर किसी अन्य को परमाणु परीक्षण क्षमता हासिल करने पर रोक लगा दी गई थी, और इसे ही हम NPT के नाम से जानते हैं, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। और जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत हमेशा से ही गलत चीजों का विरोध करता आया है, तो ठीक उसी प्रकार भारत ने क्या किया, इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया। और भारत ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ये जो है विश्व को दो भागों में विभाजित करती थी। एक वो जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और दूसरा वो जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और वो उसका परीक्षण भी नहीं कर सकते, उसको डेवलप भी नहीं कर सकते। इसीलिए भारत ने क्या किया, इस नीति का विरोध किया, क्योंकि यहां पर कुछ शक्तिशाली देशों को ही परमाणु क्षमता के योग्य माना गया तथा अन्य देशों पर निर्योग्यताएं जो थी वो थोप दी गई। यानी कि अब भाई साहब आप क्या है, आप ना तो परमाणु हथियार कहीं से ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भेदभावपूर्ण नीति थी, भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया। और भारत यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि जो हथियारों की मांग है, जिसे हम निशस्त्रीकरण के नाम से जानते हैं, इसकी होड़ जो है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन वो है भेदभावपूर्ण ना हो। अगर समाप्त करना ही है तो सभी देशों को, चाहे वो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, सभी को इन्हें समाप्त करना चाहिए। लेकिन यहां पर विकसित देशों ने फिर क्या करा, एक ट्रम्प कार्ड खेला, जिसे हम NPT के नाम से जानते हैं। तो वर्ष 1968 यानी कि 1968 में विभिन्न देशों पर परमाणु अप्रसार संधि, जिसका इंग्लिश रूपांतरण है NPT, थोप दी गई। हालांकि भारत ने इस संधि पर ना तब हस्ताक्षर किए और ना ही वर्तमान समय पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न एक ऐसा देश है जिसने आज तक भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जिससे आप शायद खुश हो जाएं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट, जिसे हम वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, 2017 में ये जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, वह कहती है कि भारत में परमाणु रिएक्टरों की संख्या की बात करें तो विश्व में भारत जो है वो तीसरा स्थान रखता है। यानी कि ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है
कि भारत परमाणु उद्योगों में इतना आगे निकल चुका है। और कुछ प्रमाणित आंकड़ों की बात करें तो भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि वर्ष 2032 की बात करें, देखिए प्रिडिक्शन है इससे ज्यादा भी हो सकता है, तक बिजली उत्पादन की यह जो क्षमता है जो कि 2024 तक 14.6 गीगावाट है, वह बढ़कर 63 यानी कि 63 गीगावाट तक हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों में भारत जो है वो परमाणु शक्ति का, परमाणु ऊर्जा का जो है वो सदुपयोग करता देखा जा सकता है। वर्तमान समय की बात करें तो फिलहाल भारत में 21 परमाणु रिएक्टर जो हैं वो सक्रिय हैं, वो एक्टिव हैं, जिनमें से लगभग 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है भारत उससे करता है। इनके अलावा 11 अन्य रिएक्टर पर भी विभिन्न चरणों में काम चल रहा है और इनके सक्रिय होने के बाद 8000 मेगावाट बिजली जो है वो अतिरिक्त बिजली भारत जो है वो इन रिएक्टरों से उत्पादित कर पाएगा। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी चर्चा कर रखी है कि 68 के बाद एनपीटी थोपने के बाद क्या हुआ कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो लगाम कस दी गई ताकि हम इन्हें और ज्यादा डेवलप ना करें। और क्योंकि भारत जो है वो एनपीटी में शामिल नहीं था, तो इसी कारण अपने हथियार कार्यक्रमों के कारण परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। अतः 34 वर्षों तक इसके परमाणु संयंत्रों यानी कि भारत के जो परमाणु उद्योग है, जो संयंत्र है अथवा पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध जो है वो विश्व बिरादरी द्वारा भारत पर लगा दिया गया, जिसके कारण वर्ष 2009 तक अपनी सिविल परमाणु ऊर्जा का विकास जो है वो भारत नहीं कर पाया था। और जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है वो एक जुगाड़ू देश है, वो कहीं ना कहीं से अपने लिए चीजों का प्रबंध जो है वो कर ही लेता है। तो पूर्व के व्यापार पर प्रतिबंध और स्वदेशी यूरेनियम के अभाव में भारत ने क्या किया, थ्यूरेनियम के भंडारों से लाभ प्राप्त करने के लिए परमाणु ईंधन चक्र का विकास कर रहा है। भारत को प्राथमिक ऊर्जा उपभोग वर्ष 1990 से 2011 के मध्य जो है वो दुगना हो गया है। तो हमें यूरेनियम नहीं मिला तो हमने किससे काम चला लिया, थ्यूरेनियम से काम चला लिया, लेकिन हमने अपने विकास की गति को कम नहीं होने दिया। तो आई होप अब भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है यानी कि भारत ने किस प्रकार अपनी परमाणु ऊर्जा को डेवलप किया, आप इस पॉइंट को भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे परमाणु अप्रसार संधि की। जी हाँ, यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं एनपीटी की यानी कि न्यूक्लियर नॉन पॉलीफॉर्मर ट्रीटी, जिसे हम एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए तो जल्दी से चलते हैं इस स्लाइड पर और जानते हैं कि एनपीटी बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये एनपीटी का लोगो है और यहाँ पर परमाणु अप्रसार संधि की चर्चा हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही चर्चा करी कि 1968 में यानी कि 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 1970 से यह प्रभाव में आ गई थी। यानी कि सिग्नेचर तो 68 में हुए लेकिन लागू कब होती है, 1970 में होती है। तो ये देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है कि इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो 1968 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन ये प्रभाव में कब आई है, तो 1970 में आई। और एमसीक्यू में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, कंटेम्परेरी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, समकालीन समय की बात करें तो 190 देश जो हैं वो एनपीटी के अंतर्गत आते हैं। और इस संधि के अनुसार कोई भी देश ना वर्तमान में और ना ही भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। ये कहना किसका है, एनपीटी का कहना है। परमाणु अप्रसार संधि पर जितने भी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वो सभी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति दी गई थी, क्योंकि अभी हम जब सीटीबीटी पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा एडवांस हो जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे कि एनपीटी में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल करने की अनुमति जो है वो एनपीटी संधि के तहत दी गई थी। और यदि संधि की बात की जाए तो इस संधि के मुख्य रूप से 3 लक्ष्य थे, जिनमें पहला था
परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, यानी कि परमाणु हथियार जो है वो और ज्यादा विकसित ना हो सके। निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन करना, तो निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है, हथियारों की जो होड़ होती है उस होड़ को समाप्त करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। और तीसरा और सबसे बहुमूल्य जो इसका लक्ष्य था वह था परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना, यानी कि वो कौन से देश होंगे जो कि इसका शांतिपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, देखने सुनने में तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें लग रही है, लेकिन ये नीति पूर्ण रूप से क्या थी, भेदभावपूर्ण थी। और इसीलिए भारत ने इस पर जो है वो हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि ये संधि जो है वो केवल विकसित देशों को ही परमाणु हथियार रखने का क्या दे रही थी, अधिकार दे रही थी। तो चलिए अगली स्लाइड पर चर्चा करते हैं परमाणु अप्रसार संधि और भारत से रिलेटेड कुछ और बेसिक पॉइंट्स की। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने या तो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अथवा बाद में इस संधि से बाहर हो गए हैं। तो भारत हमेशा से ही, चाहे वो नाम हो, अपने लिए एक अलग कदम उठाता है और जिस कारण हम देख सकते हैं कि दुनिया के और देश भी जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने पहले तो इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, दबाव के कारण कह सकते हैं या अपने किसी निजी लाभ के कारण कह सकते हैं, लेकिन बाद में वो क्या है, वो भी इस संधि से अलग हो गए, इस संधि से हट गए। तो भारत भी उनमें से एक ऐसा ही देश है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत के अतिरिक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इजराइल की, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ये कौन कौन से 5 देश हैं? सबसे पहला क्या हो गया, भारत ही हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इजराइल, चौथा उत्तरी कोरिया और 5वां जो है दक्षिणी सूडान भी जो है इस संधि से बाहर है। तो यहां पर एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन से देश हैं जो कि संधि से बाहर हैं या इन पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये जो 5 देश अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं यही वो 5 देश हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत का ये जो विचार है कि एनपीटी जो संधि है ये भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना जो है वह उचित नहीं है। तो देखिए, अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत ने इसे भेदभावपूर्ण होने के कारण ही इस संधि के अंदर क्या है, भारत शामिल नहीं हुआ है। भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ 5 देशों को, यानी कि 5 शक्तिशाली देशों को, जिसे हम P5 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल किया गया है, इनको तो ये परमाणु क्षमता का अधिकार प्रदान करती है, तथा अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो एनपीटी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इसी के एडवांस रूप को, जिसे हम सीटीबीटी के नाम से जानते हैं और जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। लेक्चर जो है वो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम पहले पॉइंट के रूप में क्या देख सकते हैं कि सीटीबीटी सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं उपयोग पर प्रतिबंध करती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो एनपीटी की कमियां थी उन्हें और ज्यादा एडवांस कर यहां पर प्रेजेंट किया गया। तो यहां पर ना तो अब आप जमीन के अंदर कर सकते हैं, ना जमीन के ऊपर कर सकते हैं, ना जल में कर सकते हैं, ना आकाश में कर सकते हैं। तो देखिए, एनपीटी की जो शर्तें थी उसको पूरा करते हुए भारत ने जमीन के अंदर जो है वो परमाणु परीक्षण किया था। तो उस कमी को भी यहां पर सीटीबीटी में क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार का परीक्षण और उपयोग पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया। और अगर इस संधि की बात की जाए तो यह संधि जिनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन के बाद ही अस्तित्व में आती है। इस संधि पर वर्ष 1996 पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 184 देश जो हैं वो इस संधि के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि भारत ने वर्तमान समय तक इस संधि पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए हैं, क्योंकि ये सीटीबीटी का एक एडवांस रूप है और यहां पर भी उस भेदभाव को देखा जा सकता है। तो यहां पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष पूर्व भारत ने ब्लास्टिक मिसाइल क्षमता वाली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला अभियान पूरा किया और इस अभियान के पूरा होने के साथ ही भारत उन देशों की कतार में शामिल हो गया है
जिनके पास परमाणु डाइटेंट मौजूद है। इस उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी परमाणु प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले प्रयोग की जो नीति है वह भारत के लिए अखंड रहेगी और भारत जो है वो हमेशा से इस पर बरकरार रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बस इतने ही हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पॉइंट्स से आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम चर्चा करेंगे इससे अगले चैप्टर की। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।